वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है हिंदी गद्य का, यानी कि खास करके बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है हिंदी गद्य का। 2 घंटे की परीक्षा होती है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। और ये क्वेश्चन पेपर आपका है प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद में है, तो ये उसी का पेपर है हिंदी साहित्य का। हिंदी गद्य आपको पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप उनको जरा सा देख लें, ठीक है। निर्देश ये प्रोफेसर राजेंद्र मतलब जो रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका क्वेश्चन पेपर है, हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही आएगा, तो देख लीजिए। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड आ, बा और सा। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। खंड आ, बा और सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। यानी खंड आ जो है 9 नंबर का है, खंड जो बा है वो 36 नंबर का है, खंड सा जो है वो 30 नंबर का है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें लिख दी गई है, तो आप इस पर इसका विशेष ध्यान रखें। इसका मतलब ये है कि जैसे कि 1 नंबर प्रश्न है, उसके का, खा, गा ऐसे करके दिए हैं, तो आप का पहले लिखें, खा फिर लिखें, फिर गा लिखें, ऐसे लिखें। या अगर आप एक में ही खा, गा, का ऐसे करके लिख देते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा ना लिखें कि पहले का का और फिर आपने लिख दिया दूसरे का खा। ऐसे अगर लिखेंगे तो दिक्कत होगी। आप एक जो प्रश्न नंबर पहला है उसके का, खा, गा या जितने भी हों उन सभी को एक ही तारतम्य में लिखें, एक ही जो है साथ में लिखें। खंड आ की अगर बात करें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। निर्देश दिया गया था कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं, मतलब कि एक दिया हुआ है उसमें का, खा, गा या ABCD करके 5 आपको दिए गए हैं। और एक जो उप प्रश्न है यानी का, खा, गा वाला वो 3 नंबर का है। किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 3 तरीक का 9 नंबर का आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 50 शब्द में आपको उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका, हिंदी की पहली कहानी और कहानीकार का नाम बताएं। तो इसको लेकर के डिबेट है, इस डिबेट पर भी मैंने चर्चा करी थी, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पर एक प्रकार से पहले के विद्वानों ने बताया था, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि माधवराव सप्रे की एक किताब थी कहानी की, ठीक है। वो कहानी है शायद एक टोकरी भर मिट्टी, तो वो पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है। तो आप दोनों लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जब कहानी वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया है, और प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अभी भी अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है किसी को, तो हिंदी गद्य का कोर्स जो है बिल्कुल अभी भी आपका उसी प्राइस पर है, मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा। इसमें हिंदी गद्य के हर एक चैप्टर पर चर्चा करी गई है विस्तार से। तो और उसमें PDF नोट्स, सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको वहाँ की उसकी PDF नोट्स भी मिलेगी और इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हिंदी का कोर्स आप लेंगे तो इसके साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट के PDF नोट्स भी आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और अगले 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तैयारी विधिवत तरीके से चलती रहेगी। तो अगर आप में से किसी को लेना है कोर्स तो ले सकते हैं, अभी भी मात्र वही प्राइस है 100 रुपये की। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। उसके बाद में SMS करेंगे, आपको लिखना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य का BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। उसके बाद में आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है, कि आपको कैसे कोर्स की लेना है, सारी बातें बता दी जाएगी। आपको 100 रुपये सेंड करने होंगे। मैं एक स्कैनर सेंड करूँगा QR कोड, उसी पर आपको सेंड कर देना होगा, मात्र और मात्र 100 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें विधिवत तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को लेना तो तुरंत ले सकते हैं, अभी भी कोर्स की प्राइस वही रखी गई, मात्र 100 रुपये आप लोगों के कहने पर। चलें, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, उपन्यास के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। उपन्यास के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं, पूरा विस्तार से मैंने चर्चा करी है। उपन्यास वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, छठा नंबर मतलब तीसरा प्रश्न है, पाजेब कहानी का उद्देश्य बताएं। पाजेब कहानी पूरी विस्तार से मैंने चर्चा करी है। पाजेब कहानी, पर्दा कहानी, फणीश्वर नाथ की जो कहानी रेणु की है, सारी कहानियों पर मैंने चर्चा करी हुई है। उसकी विशेषताओं के बारे में बताया है, कहानी का कथानक समझाया है, कहानी में क्या कथा थी और कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, सारी चीज़ों को मैं विस्तार समझाता हूँ। चूँकि कहानी कला के जो तत्व होते हैं वो उपन्यास कला के तत्व होते हैं, और जिसमें आपको कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण जो होता है वो, और कथोपकथन, इसके अलावा भाषा शैली कैसी है, उद्देश्य क्या है उसका, सब कुछ मैं बताता हूँ, तो जिसके तहत आपका आसानी से तैयारी हो जाएगी और आप समझ भी पाएंगे।
चौथा प्रश्न था आचार्य शुक्ल ने जो कविता की परिभाषा दी है उसे लिखिए। बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा आचार्य शुक्ल की, ठीक है, उसको मैंने समझाया है, ठीक है। कविता क्या है, उनका एक निबंध है, उसी में सारी चीज़ें समझाई उन्होंने। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। इस पर भी विस्तार से मैंने चर्चा करी। संस्मरण अलग चैप्टर मैंने पढ़ाया है, रेखा चित्र अलग पढ़ाया, और उसके बाद में दोनों का अंतर भी उसमें बता दिया है कि भाई दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ तक कि आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर है, कहानी और एक प्रकार से नाटक में क्या अंतर है, सब कुछ मैंने आपको बता, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, सारी चीज़ें मैंने समझा रखी। तो ये सब प्रश्न आपके बहुत ही सरल थे, और मतलब इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप कोर्स लेंगे तो उसमें आपको विधिवत तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। आप आसानी से पढ़ पाएंगे। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर हैं, आप वहाँ से भी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं विधिवत तरीके से। लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए और सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट चाहिए, लगातार आप हमसे जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 100 रुपये खर्च करने होंगे। 100 रुपये तो आजकल सभी के पास होते हैं, और ऐसे में क्या होता है, चार्ज इसीलिए रखा जाता है चूँकि जो मेहनत लगती है उसके लिए और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए और भी लोग हैं, तो उन सभी के लिए थोड़ा चार्ज रख लेते हैं। तब बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मेरे ऊपर अकेले सारी चीज़ें हों तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बिल्कुल फ्री में ही आपको पढ़ाऊँगा। मुझे 1 रुपये भी जो है नहीं लेना है आपसे। बाकी थोड़ा बहुत जो यूट्यूब से मिल जाता है उसी में मैं अपना गुजारा बसर जो होगा वो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो और साथ में लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि यूट्यूब से उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कोर्स वगैरह इसलिए रखा जाता है तो कि आपका भी मन लगा रहे। जब आप कुछ रुपए खर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा और आप अच्छा पढ़ पाएंगे। मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा कि 100 रुपये हमारा खर्च हो गया है तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप यूट्यूब पर, मैं बहुत पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लेक्चर हमारे लगभग 50-60 वीडियो यूट्यूब पर ही पड़े होंगे हिंदी के, लेकिन आप लोग उसको कब देखते हैं, इसलिए कम देखते हैं क्योंकि उसमें आपने पैसा नहीं लगाया, फ्री में आपको मिल गया। तो जो चीज़ आपको बहुत ही जो है सरल तरीके से मिल जाती है उसको आप उतना ज़्यादा मतलब नहीं महत्व देते हैं जितना आप अगर किसी चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो उसको महत्व ज़्यादा देते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो मॉडल पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तो आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। हालांकि मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भी बता सकता था, लेकिन समय आपका नष्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर मैं एक बार बता चुका हूँ, तो आप उसको देख लेंगे। निर्देश आपको दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न 9 नंबर का है, और इनमें से केवल 4 उप प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। और 225 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 9 नंबर का एक प्रश्न, 4 प्रश्न ही करने हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न आपका पहला दूसरे का कि कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया है, तो ये आपका हो जाता बड़े आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका खा है, कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी की समीक्षा करें। पूरा कफन कहानी की समीक्षा मैंने करवा रखी है, मतलब एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया कफन कहानी के बारे में, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूरी विस्तार से मैंने आपको समझाई है। अगला है लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा एकांकी के तत्वों के आधार पर कीजिए। ये एकांकी मैंने विस्तार से आपको समझाई पूरा। लक्ष्मी का स्वागत जो रोशन और उनकी कहानी है पूरा, कि भाई एक तरफ से उसके पिताजी जो हैं वो दूसरी शादी लेकर के आते हैं, उसकी बीवी मरी हुई है, उसका बच्चा बीमार है, ठीक है। फिर भी शादी लेकर के इसलिए आ रहे हैं चूंकि क्या है कि भाई दहेज मिल रहा है खूब अच्छा खासा, ठीक है। तो पूरी कहानी मैंने समझाई थी कि 2 तरीके से कहानी, इसमें 2 पक्ष चल रहे होते कहानी में, पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया था। तो ये भी आपका हो जाता है एकांकी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका घ नंबर, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश ये आपको दिया गया है। आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दो साहेब मतलब कि दा साहेब ने जीवन के अनुभवों से निचड़ा हुआ वाक्य उछाला, फिर कुछ क्षण रुक करके हौसला बांधते हुए आएगा पद पर बैठ, मतलब ये पूरा दिया गया तो इसको आपको करना था। अगला आपको दिया गया था निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब प्रसंग भी लिखना था और उसके अंदर व्याख्या करनी थी। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, किवाड़ न रहने पर भी पर्दा। अब देखिए पर्दा कहानी का साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, पर्दा की आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक ना रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी दरी दरवाजे पर लटका दी गई। तो ये पर्दा कहानी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसकी व्याख्या मैंने पूरी विस्तार से बताई, कहानी को समझाया है कहानी कला के तत्वों के हिसाब से। अगला आपका था निम्न गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की है, ये बच्चे ने लिखा है यहाँ पर जिसका पेपर है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ठीक है। और हृदय की इसी मुक्ति दशा की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। ये कविता की परिभाषा रामचंद्र शुक्ल ने दी है। अभी एक प्रश्न ऊपर पूछा गया था आपसे कि भाई आप ये बताएं, देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता की जो परिभाषा दी उसे लिखिए। तो जो परिभाषा
रामचंद्र शुक्ल ने दी है, वही परिभाषा आपसे व्याख्या करने के लिए पूछी गई है। ठीक है, आप यही लिख देंगे अगर उसमें ये वाला, ठीक है, तो आपका आसानी से हो जाता। ठीक है, ये आपकी कविता की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको जब मैंने रणनीति वाला वीडियो आपको बताया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि भाई कभी भी आप पेपर बिना पढ़े आप डायरेक्ट हल करने को लेकर नहीं बैठिए, पहले पेपर को पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है कि एक आध प्रश्न जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न कभी कभी क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में छुपे होते हैं। ठीक है, जिनका उत्तर आपको नहीं पता होता, हो सकता है पेपर पढ़ने पर आपको एक आध प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, तो यहाँ से आपका 3 नंबर तो वैसे तैयार हो जाता बिना कुछ करे आपका। ठीक है, यही लिख देते हो जाता आपका। तो अगर जो बच्चे होंगे उन्होंने कर दिया होगा। तो ये कविता क्या है, जो निबंध है उसी से लिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला जो आपसे पूछा गया था, निम्न गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करें। सवेरे माधव ने कोठरी में जा कर के देखा, माधव और मतलब घीसू और माधव 2 लोग हैं, और ये कहानी है कफन, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, इस पर मैंने विस्तार चर्चा भी करी है। तो कफन कहानी में वो लोग आलू खा रहे होते हैं वहाँ पर, मतलब भून करके कौरा ताप रहे होते हैं, मतलब अलाव सेंक रहे होते हैं, और घर में जो है उसकी जो पत्नी होती है, वो बच्चा उसके पेट में होता है, और बच्चा क्या होता है कि भाई पेट में ही मर जाता है बच्चा, वो भी मर जाती है सुबह सबको होते हुए, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और मतलब ये लोग इतने ज़्यादा मतलब वो होते हैं, भूखे रहते हैं, या फिर इतने ज़्यादा बोलिए तो कि मतलब ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी मर रही है, उसको टेंशन नहीं, उसको दिक्कत इस बात की है कि भाई आलू कहीं हमारे पिताजी ना खा ले। घीसू सोच रहा है कि माधव ना खा ले, माधव सोच रहा है घीसू ना खा ले। ये स्थिति है कि भाई वो आलू खाने को छोड़ करके अपनी पत्नी को देखना पसंद नहीं करते, कि भाई पत्नी बीमार है, चिल्ला रही है, रो रही है, उसको देखने नहीं जाते हैं, वो बाहर बैठ कर के केवल आलू खा रहे हैं। कभी कभी अगर आप में से लोगों ने देखा होगा कि भाई मूंगफली जब सभी लोग लेकर के आओ और साथ में बैठ कर के खाओ, तो 3-4 लोग अगर रहते हैं तो भाई ये देखा था कि भाई कौन ज़्यादा खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोग जल्दी जल्दी खाते हैं ताकि कोई ज़्यादा ना खा ले। ठीक है, ये होता है कभी कभी। तो ऐसे वो लोग भी सोच रहे थे, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ थी, उसके पेट पर बच्चा मर गया था, पेट में ही बच्चा मर गया था। तो इस प्रकार से ये उसी कहानी का है, और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, और बड़ी ही दुखदाई कहानी है। खंड सा का देखेंगे, खंड सा में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे आते हैं। और आपको बता दूं, इस खंड में केवल एक प्रश्न दिए गए, जिसके 4 उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड से किसी 2 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। ठीक है, प्रत्येक मतलब प्रश्न का उत्तर आपको 475 शब्दों में लिखना है। 2 प्रश्न के उत्तर आपको करने, 2 प्रश्न करने, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रश्न आपका, महाभोज उपन्यास की चरित्र योजना और भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न ये। तो कुछ विश्वविद्यालय में महाभोज उपन्यास शामिल है, कुछ में झांसी की रानी शामिल है। झांसी की रानी उपन्यास मैंने आपको समझाया, महाभोज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो लेकिन दूसरा प्रश्न था आपका, कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी की समीक्षा करें। इसको मैंने आपको विस्तार समझाया था, कफन कहानी का सेपरेट वीडियो भी है, तो आप उसको देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के आधार पर सावित्री की चारित्रिक विशेषताओं का समय का निरूपण करें। ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। तो आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का है, इस पर मैंने चर्चा नहीं करी है। ठीक है, चूंकि नाटक कुछ विश्वविद्यालय में शामिल थे, इसमें प्रोफेसर राजेंद्र मतलब रज्जू भैया में, बाकी विश्वविद्यालय में आपका जो दूसरा नाटक संकलित है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक संकलित है जयशंकर प्रसाद का, तो उसके बारे में मैंने चर्चा करी, ध्रुव स्वामिनी के बारे में, तो उसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो कुटज है, निबंध की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये बड़ी ज़बरदस्त रचना है, इस पर मैंने चर्चा नहीं करी, लेकिन मैं जल्द ही इस पर चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर पूछा गया था, तो बड़ा ज़बरदस्त पेपर था, और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भाई अगर आप में जो उपन्यास शामिल होगा, झांसी की रानी शामिल होगा अधिकतर विश्वविद्यालय में, ठीक है, एक आध 2 विश्वविद्यालय में केवल महाभोज है, तो आप उपन्यास में झांसी की रानी वाला तैयार कर लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। और आधे अधूरे नाटक जो है उसमें उसके जगह पर मैंने ध्रुव स्वामिनी पढ़ाया, तो ध्रुव स्वामिनी आप तैयार कर लीजिएगा। आधे अधूरे जो नाटक है ये केवल इसमें रज्जू भैया में है, इसको मैं पढ़ाने ही वाला था, लेकिन क्या हुआ कि उतने में पेपर हो गया, बहुत जल्दी पेपर करवा दिया। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, बीए 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 वाली, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा का पूरा देख डालिए। ठीक है, आपका काम हो जाना है। अगर आपको कोर्स लेना तो आप कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी कोर्स की वैलिडिटी है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।